क्या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आज की लड़ाई है या इसकी जड़ें 100 साल पुराने फैसलों में छुपी है? आज हम इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ हेडलाइंस की तरह नहीं बल्कि उस पूरी कहानी की तरह समझेंगे। ये कोई एक दिन में शुरू हुआ युद्ध नहीं, ये इतिहास, पहचान, जमीन और सत्ता की लंबी लड़ाई है। इस कहानी की पहली बड़ी तारीख है 1917, जब ब्रिटिश सरकार ने बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। इसमें कहा गया है कि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों के लिए नेशनल होम बनाया जाएगा। समस्या ये थी कि उस जमीन पर पहले सिर्फ अरब फिलिस्तीनी रह रहे थे और उनसे कभी उनकी सहमति नहीं ली गई। फिर आता है वर्ष 1947, यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान रिजोल्यूशन 181, जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की बात हुई, एक यहूदी एक अरब देश। यहूदी ने इस प्लान को स्वीकार किया, अरब देश और फिलिस्तीन ने इससे इनकार किया। 1948 में इजराइल बना और उसी साल लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल हुए। फिलिस्तीनी से कहते हैं नगबा यानी महाविनाश। यहीं से भरोसा टूटा, यहीं से संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब 1967 की एक जंग ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। क्या सिर्फ 6 दिन की? सवाल यह है 1948 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इस आग को इन जमीन पर फिर उल्टा हुआ? वेस्ट बैंक में जेविश सेटलमेंट बनना शुरू हुआ। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये सेटलमेंट इलीगल मानी जाती है, लेकिन इजराइल ने सुरक्षा और ऐतिहासिक अधिकार से जोड़ा। 1993 में एक उम्मीद आई, ओस्लो अकॉर्ड। इजराइल और पीएलओ आमने सामने बैठे। पीएलओ यानी पैलेस्टीन अथॉरिटी बनी। लगा कि 2 देशों का समाधान संभव है, लेकिन हिंसा और राजनीति ने सेटलमेंट को कमजोर कर दिया। अब सवाल यह बना, जब बात शांति की हो रही थी तब गाजा क्यों एक खुली जेल बन गया? क्या गाजा की नाकाबंदी ने हिंसा को और जन्म दिया? क्या गाजा की नाकाबंदी सुरक्षा के लिए थी या एक पूरी आबादी को सजा देने के लिए? 2007 में हमास ने गाजा पर कंट्रोल किया। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर लैंड, सी और एयर ब्लॉकेट लगा दी। इजराइल का कहना ये सुरक्षा के लिए जरूरी है ताकि हथियार अंदर ना आ सके, लेकिन यूएन और ओसीएचए कहते हैं इस ब्लॉकेट ने गाजा की इकोनॉमी, हेल्थ सिस्टम और जिंदगी तबाह कर दी। इलेक्ट्रिसिटी सीमित कर दी गई। वो क्लीन वाटर स्कैर्सिटी बढ़ी, हॉस्पिटल्स अंदर प्रेशर आ गए। हमास रॉकेट अटैक्स करता रहा, इजराइल एयर स्ट्राइक्स करता रहा और बीच में फंस जाते आम लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग। यूएन की रिपोर्ट्स कहती है सबसे ज्यादा कैजुअलिटी सिविलियंस की होती है। यही रीजन है कि सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये इंसानी क्राइसिस भी है। लेकिन एक सवाल और बचता है, अगर दोनों तरफ लोग मर रहे हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार क्यों लौट आता है? क्या इसकी जड़ें डर, पहचान और राजनीति में छुपी है? अगर दोनों तरफ दर्द है तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट खत्म क्यों नहीं होता? इस कॉन्फ्लिक्ट के 4 बड़े कारण है। पहला, जमीन और पहचान। दोनों पक्ष मानते हैं कि यही उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि है। दूसरा, सुरक्षा का डर। इजराइल को आतंकी हमलों का डर, फिलिस्तीन को कब्जे और दमन का डर। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय देश, ब्रिटेन, यूएन, अमेरिका, मिडिल ईस्ट पावर्स को अपने इंटरेस्ट बने रहने का डर। चौथा, इंटरनल पॉलिटिक्स। इजराइल में हार्डलाइन सरकारें हैं, फिलिस्तीन पक्ष में फतह बनाम हमास चल रहा है। 2025 में भी वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स को लीगल स्टेटस मिला, जिस पर दुनिया ने सवाल उठाए। ऐसे में 2 राष्ट्रों का समाधान और मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल ये है, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रास्ता बचा है? क्या शांति सिर्फ एक सपना बन चुकी है? क्या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का कोई समाधान अब भी मुमकिन है? विशेषज्ञ कहते हैं समाधान आसान नहीं लेकिन मुमकिन भी नहीं है। पहला, ईमानदार और राजनीतिक संवाद। दूसरा, सिविलियंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। तीसरा, ह्यूमन राइट वोएशंस की जवाबदेही। और चौथा, एजुकेशन और इकोनॉमी में निवेश। लेकिन सबसे जरूरी सच, क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं? क्या वेरीफाइड फैक्ट्स पर बात करना जरूरी नहीं? ये संघर्ष सिर्फ नक्शों की लड़ाई नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों की कहानियां हैं। सवाल पूछिए, बात कीजिए, क्योंकि बिना सवाल पूछे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होता। आपके हिसाब से इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को सबसे बड़ा समाधान क्या हो सकता है? बातचीत या दबाव? कमेंट करके बताइए और ऐसी ही जानकारी से जुड़े लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।